नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ 16 के सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। पाठ का नाम है प्रकाश। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं उनको हल करना। सबसे पहला प्रश्न है हमारा अभ्यास प्रश्नोत्तर का, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आपको एक प्रश्न दिया गया है जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही प्रश्न पर सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है दर्पण के दूसरी ओर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, या वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य। तो हमारा सही उत्तर है वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है हमारा वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण से आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति होगी। तो अवतल दर्पण से आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक दर्पण के सामने खड़ा होने पर आपका दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, या समतल या उत्तल दोनों होगा। तो एक दर्पण के सामने खड़ा होने पर आपका दर्पण में प्रतिबिंब अगर हमेशा सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा होगा? वह दर्पण होगा उत्तल दर्पण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उत्तल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूर स्थित किसी ऊंची इमारत की संपूर्ण ऊंचाई जिस दर्पण में देखी जा सकती है वह दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल, समतल तथा अवतल दोनों। तो दूर स्थित किसी ऊंची इमारत की संपूर्ण ऊंचाई जिस दर्पण में देखी जा सकती है वह दर्पण होगा समतल दर्पण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट के लिए बल्ब की स्थिति क्या होगी? तो परावर्तक के फोकस के अति निकट स्थिति होगी। तो हमारा सही उत्तर रहेगा ब। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो यह कुल 5 प्रश्न थे सही गलत के लिए। सबसे पहले प्रश्न का जो सही उत्तर था वह द, प्रश्न ख के लिए सही उत्तर था द, और प्रश्न ग के लिए सही उत्तर ब, प्रश्न घ के लिए सही उत्तर था स, और प्रश्न अंग के लिए जो सही उत्तर था वह था ब। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करके। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब खाली स्थान होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, तो इसमें भरा जाएगा आभासी। अगला है, जो प्रतिबिंब सीधा बनता है उसकी खाली स्थान होती है। तो जो प्रतिबिंब सीधा बनता है उसकी आकृति या प्रकृति दोनों में से आप एक भरेंगे, या तो उसकी आकृति आभासी होती है या तो उसकी प्रकृति आभासी होती है। तो जो प्रतिबिंब सीधा बनता है उसकी आकृति या प्रकृति आभासी होती है, तो इसमें भरिएगा आकृति या प्रकृति आभासी। अगला प्रश्न है, यदि आपतन कोण का मान 60 अंश हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान सदैव बराबर होते हैं। तो यदि आपतन कोण का मान 60 अंश है तो परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा? 60। तो इसमें 60 डिग्री भरा जाएगा। अगला है, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी खाली स्थान कहलाती है। तो दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, तो इसमें भरा जाएगा फोकस दूरी। तो यह हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहले में भरिएगा आभासी, दूसरे में आकृति आभासी या प्रकृति आभासी में से कोई एक, अगले में 60 डिग्री, और घ में फोकस दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में स्तंभ क के कथनों को स्तंभ ख के कथनों से मिलान कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं मिलान करके। सबसे पहला है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का मिलान होगा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब,
क्योंकि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और छोटा बनता है। इसके बाद है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का मिलान होगा वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। इसके बाद है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का मिलान होगा आभासी एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। दर्पण, तो दर्पण का मिलान कीजिएगा अपारदर्शी, क्योंकि जो दर्पण होता है वह हमारा एक अपारदर्शी होता है। फिर से देख लीजिए, क का मिलान ब से होगा, ठीक है, क का मिलान ब से, ख का मिलान अ से, ग का मिलान स से और घ का मिलान य से, ठीक है। तो यह हो गया आपका उत्तल दर्पण, आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब। समतल दर्पण, वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब। अवतल दर्पण, आभासी एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। दर्पण अपारदर्शी। आगे बढ़ते हैं। एक और था इसमें कांच। तो जो कांच होता है वो हमारा क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो कांच का मिलान किससे हो जाएगा, पारदर्शी, ठीक है। तो यह हो गया आपका मिलान, देख लीजिए एक बार फिर से, कांच का पारदर्शी, दर्पण का अपारदर्शी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं चिन्ह लगा करके। सबसे पहला प्रश्न है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक तल में नहीं होते हैं। यह गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि नहीं होते, इसका मतलब यह गलत रहेगा, ठीक है। अगला है, परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह बिल्कुल सही है, परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यह हमारा सही रहेगा। अगला है, परावर्तन का नियम सभी प्रकार के दर्पणों के लिए लागू होता है। तो यह गलत है हमारा, ठीक है। इसके बाद है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। यह गलत है, ठीक है। अगला है, अवतल दर्पण से कभी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता। तो यह भी हमारा गलत है। इसका मतलब पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत और पांचवा गलत, ठीक है। तो एक सही है, जो इसका ख है वह सही है, बाकी आपका 4 गलत है, पहला और अंतिम का तीसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि गोलीय दर्पण के लिए ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए और रेखा चित्र बनाकर इनकी स्थितियों को प्रदर्शित कीजिए। तो रेखा चित्र बनाने के लिए आपको चित्र बनाना होगा। तो किताब से चित्र संख्या 16.7 आपको बनाना है, जो कि पेज नंबर 139 का यह चित्र है, यह आपको बनाना है। बाकी इसकी परिभाषा देख लीजिए। तो ध्रुव क्या होता है, तो गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मुख्य बिंदु P को ध्रुव कहते हैं। इसके बाद वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और चित्र में C दर्पण का वक्रता केंद्र है। अभी चित्र हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद है वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में CP दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। इसके बाद है मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अवतल दर्पण में या पीछे बढ़ाए जाने पर मुख्य अक्ष पर मिलती हैं उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होती है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर आने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। PC रेखा मुख्य अक्ष है। तो यह वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव की परिभाषा थी। आप चाहें तो किताब से चित्र बना सकते हैं, जो कि पेज नंबर 139 पर चित्र संख्या 16.7 रहेगा। अगर वहाँ से चित्र नहीं बनाना चाहते हैं तो चित्र हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बनाना है आपको। तो दोस्तों यह है उस प्रश्न का चित्र जिसमें आप देख सकते हैं यह आपका P ध्रुव है, ठीक है। तो दर्पण का जो ठीक मध्य बिंदु रहता है वहीं आपका ध्रुव होता है और दर्पण से यहाँ तक की फोकस तक की जो दूरी होती है इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें यहीं से होकर के जाती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं वहीं आपका फोकस कहलाता है, ठीक है। और फोकस, यहाँ फोकस से ध्रुव की जितनी दूरी होती है वहीं फोकस से लेके यहाँ केंद्र, तो अगर वक्रता केंद्र की दूरी यह पूरी हो गई
ठीक है, तो यही चित्र आपको बनाना था। समझ गए? चलिए फिर से देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ध्रुव क्या होता है, तो दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, और फोकस की दुगनी दूरी आपका डबल फोकस हो जाता है। और दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले बताना है आपको वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो चलिए देख लेते हैं अलग अलग वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह सदैव उल्टा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह सदैव यानी हमेशा उल्टा बनता है। इसके बनते समय अपवर्तित या परावर्तित किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, यह हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब। अब देख लेते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनते समय अपवर्तित या परावर्तित किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब बनते समय अपवर्तित या परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती नहीं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यह वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसी में है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। तो चलिए देख लेते हैं अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण देखेंगे। तो इससे प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार बनता है। उत्तल दर्पण जो है इससे प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ठीक है, अगला है अवतल दर्पण के लिए सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। अवतल दर्पण से जो सीधा प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी बनता है। इसके बाद है अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो यह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है। आपसे पूछा है समांतर प्रकाश किरण, अभिसारी प्रकाश किरण तथा अपसारी प्रकाश किरण पुंज का सचित्र वर्णन करना है। तो अगर आप किताब से चित्र बनाना चाहते हैं तो चित्र संख्या 16.1 का अ, ब तथा स तीनों बनाना है, जो कि आपको पेज नंबर 134 और 135 पर मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं बनाना चाहते हैं तो इसकी परिभाषा देने के बाद तुरंत हम आपको वह चित्र दिखा देते हैं। तो चलिए देखते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। तो जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। तो जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और इसके बाद है अपसारी प्रकाश किरण क्या होता है। तो जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो यह 3 प्रकार की प्रकाश किरणें हैं, समांतर, अभिसारी और अपसारी। तो चलिए देख लेते हैं इसका चित्र कैसा रहेगा। तो दोस्तों ये रहा उस प्रश्न का चित्र। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सभी प्रकाश की किरणें हैं ठीक एक दूसरे के समांतर हैं, सभी के बीच की दूरी समान है। तो यह जो हमारी प्रकाश किरण रहेंगी यह हमारी कैसी प्रकाश किरण रहेंगी, समांतर। इसमें देखेंगे जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वह ठीक एक बिंदु पर आकर के क्या हो रही हैं, केंद्रित हो रही हैं, यानी दूर से आकर के एक बिंदु पर मिल रही हैं। तो
ऐसे प्रकाश किरण को हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और चित्र 100 में देखेंगे तो एक बिंदु से सभी प्रकाश की किरणें जो हैं कि वह दूर जा रही हैं यानी फैल रही हैं। तो ऐसे प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। ठीक है, तो यही 3 चित्र था। जब तीनों एक दूसरे के समांतर, सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हों तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। और जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल रही हों तो उसे हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। और जब एक बिंदु से सभी प्रकाश किरणें फैल रही हों तो उसे हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, देख लीजिए यही चित्र आपको बनाना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, और प्रश्न है कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक है जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक है, यह स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक क्यों होता है जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक क्यों होता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, अतः अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। जब एक बिंदु पर मिलती हैं तो वह फोकस हमारा क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर मिलती हैं और नीचे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं इसलिए उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा वह काल्पनिक होगा। तो यह इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती हैं, अतः अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, किसी अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी गई वस्तु का दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक किरण आरेख बनाइए। तो केवल चित्र बनाना है और चित्र आपको बनाना है पेज नंबर 142 का चित्र संख्या 16.13। किसी अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी गई वस्तु का दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक किरण आरेख बनाइए। तो पेज नंबर 142 का चित्र संख्या 16.13 बना लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं उस चित्र को कि वह चित्र। तो दोस्तों यह चित्र आपको बनाना है। आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में यह आपका P यानी ध्रुव है और यह आपका फोकस है। और ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है उसका यह रेखा चित्र है। ठीक है, तो यही चित्र आपको बनाना है। किताब से यह चित्र आप बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, और प्रश्न है उस दर्पण का नाम लिखिए जिससे वस्तु के आकार का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण। ठीक है, उस दर्पण का नाम क्या है जिससे वस्तु के आकार का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तर रहेगा समतल दर्पण। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10 का ख, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। आपको बताना है उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। आपको चित्र संख्या 16.8 का जो ब चित्र है वह बनाना है जो कि पेज नंबर 140 पर है। ठीक है, तो यही चित्र आपको बनाना है। प्रश्न था कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, यानी उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए इसका चित्र दिखा देते हैं हम आपको। तो दोस्तों आपको उत्तल दर्पण का पूछा था, तो उत्तल दर्पण के लिए आप यह वाला चित्र बनाएंगे जो इधर है। ठीक है, आपसे पूछा था कि जो मुख्य अक्ष होता है उत्तल दर्पण का वह कैसे होता है। तो देखिए यह हमारा मुख्य अक्ष है।
मुख्य अक्ष के यह समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हैं और अपवर्तन के बाद यह इस दिशा में चली जाती हैं, यह भी इस दिशा में चली जा रही है और जहाँ से आई थी उसी दिशा में चली जा रही है। लेकिन दर्पण के पीछे यह एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और जहाँ पर यह मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं होता है आपका उत्तल दर्पण का फोकस। ठीक है, जो कि आपसे पूछा था। चलिए, तो यह इस प्रश्न का उत्तर और यह चित्र हो गया। अगला प्रश्न है आपको प्रश्न ग, स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण का नाम बताइए। तो स्ट्रीट लाइट में जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वह दर्पण आपका अवतल दर्पण रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न है दर्पण के पृष्ठ भाग पर चांदी की कलई की जाती है तो क्यों। तो दर्पण के पृष्ठ भाग पर चांदी की कलई कर देने पर अंदर की सतह चमकीली दिखाई देने लगती है और प्रकाश का परावर्तन इसी अंदर वाली चमकदार सतह से होता है, इसलिए पृष्ठ भाग पर चांदी की कलई की जाती है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर से देख लीजिए, दर्पण के पृष्ठ भाग पर चांदी की कलई कर देने पर अंदर की सतह चमकीली दिखाई देने लगती है और प्रकाश का परावर्तन इसी अंदर वाली चमकदार सतह से होता है। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर वाला प्रश्न था स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण का नाम, तो वह अवतल दर्पण था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है अवतल एवं उत्तल दर्पण को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। आपसे प्रश्न है कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसको हम गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का हिस्सा होती है। इसी खोखले गोले से उत्तल या अवतल दर्पण का निर्माण होता है। इसी कारण उत्तल या अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, गोलीय दर्पण वैसा दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का हिस्सा होती है। इसी खोखले गोले से उत्तल या अवतल दर्पण का निर्माण होता है। इसी कारण उत्तल या अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, किसी समतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो तो परावर्तित किरण को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आपसे कहा है किसी समतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण अगर लंबवत आपतित हो तो परावर्तित किरण को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का। तो दोस्तों, यह रहा उस प्रश्न का चित्र। आप देख सकते हैं यह एक समतल दर्पण है। ठीक है, यह देख सकते हैं यह एक समतल दर्पण है और यह आने वाली प्रकाश की किरण है, यानी आपतित प्रकाश की किरण। और जब यह लंबवत आती है तो जिस रास्ते पर आती है वापस उसी रास्ते पर क्या करती है, चली जाती है। तो आपसे कहा था कि किसी समतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो तो परावर्तित किरण को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो जो नीचे की तरफ किरण आ रही है वह आपतित किरण है और जो फिर वही उसी रास्ते पर ऊपर की तरफ जा रही है वह परावर्तित किरण है। तो यह उस प्रश्न का आपको चित्र हो गया। अगर चित्र बनाना होगा तो यही चित्र आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 है और प्रश्न है उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए तथा आवश्यक किरण आरेख बनाइए। तो उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, इसे कैपिटल एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, इसे कैपिटल एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का चित्र। तो दोस्तों, ये रहा उस प्रश्न का चित्र। तो आप देख सकते हैं यह एक उत्तल दर्पण है। इसको अगर आप थोड़ा दूर तक बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है, किरण आरेख दर्शाना था। तो उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच, तो यह है आपका ध्रुव और यह है वक्रता केंद्र, इसके ठीक बीच यह बिंदु है आपका फोकस। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच के जो बिंदु होता है वही होता है आपका मुख्य फोकस। ठीक है, वही आपका क्या होता है, मुख्य फोकस। तो यही चित्र से आपको दिखाना था। आशा है समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, आपसे पूछा था उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए तथा आवश्यक किरण आरेख बताइए। तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को, ठीक है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का ख प्रश्न है परावर्तन के नियम लिखिए, जो कि आपका प्रश्न नंबर 12 का ख है। आपसे पूछा है परावर्तन के नियम लिखिए, तो चलिए देख लेते हैं परावर्तन के नियम क्या होते हैं। सबसे पहले आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर मिलते हैं। यह पहला नियम हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर मिलते हैं। वह इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर यह कोई समतल है, या आने वाली प्रकाश की किरण है, ठीक है, और यह मुख्य अभिलंब हो गया, तो यह आपतित किरण, और यहाँ से यह जाने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, और यह अभिलंब, तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर होते हैं। तो यह परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर होते हैं। अगला नियम है आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बनेगा, यह वाला I, और परावर्तन कोण जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा, जो कि है R, यह हमेशा बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। यही दो नियम है, ठीक है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। प्रश्न नंबर 13 है, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन दर्शाइए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ हिलाते हैं, तो आपको प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। इस घटना को ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ हिलाते हैं, तो आपको प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। चित्र संख्या 16.6 बनाना है आपको। चलिए वह चित्र दिखा देते हैं जो आपको बनाना है, जिसमें पार्श्व परिवर्तन दिखाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यह रहा वह चित्र जिसमें आपको पार्श्व परिवर्तन दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड इस तरह से लिखा है, लेकिन जब आप इसको शीशे में देखेंगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। तो यह चित्र आपको बनाना था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, यह चित्र बना लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के किन किन अक्षरों के समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों में पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। यानी अगर उन अक्षरों को आप दर्पण के सामने भी रखोगे तब भी आपको कोई फर्क नहीं परिवर्तित हो समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षर AHIMOTUVWXY के समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों को पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। कहने का मतलब कि अगर आप किसी कागज पर ए लिखेंगे और उसको दर्पण में देखेंगे तब भी वह आपको ए ही नजर आएगा। एच लिखेंगे वह भी आपको एच ही नजर आएगा। आई लिखेंगे सामने दर्पण में भी आई नजर आएगा। एम लिखेंगे तो दर्पण में भी एम ही नजर आएगा। ओ लिखेंगे तो दर्पण में ओ ही नजर आएगा। इसी तरह से TUVWXY यह सभी 11 अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे अक्षर हैं जिनको आप किसी भी तरह से रखें दर्पण में भी उसी तरह से नजर आएंगे, यानी इनमें पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न 14 है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ा है कि आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, अतः परावर्तन कोण का मान भी कितने अंश हो जाएगा, 30 अंश। यदि आपतन कोण आपको दिया है 30 डिग्री, पूछा है परावर्तन कोण का मान बताइए, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसलिए परावर्तन कोण का भी मान 30 डिग्री हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि यदि आपतित किरण व समतल दर्पण के बीच बनने वाला कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो I + 60 बराबर 90 अंश, ठीक है। I बराबर निकालेंगे तो 90 - 60 आएगा, यानी 30 अंश। तो परावर्तन कोण का मान 30 अंश होगा। इस तरह से बिना चित्र बनाए आपको यह प्रश्न समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको चित्र के साथ इस प्रश्न को देखना होगा। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को चित्र के हिसाब से आप किस तरह से हल करेंगे, बहुत ही आसानी समझ में। तो दोस्तों आप देखते हैं यह प्रश्न कैसे हल होगा। आपको दिया क्या था, तो दिया है आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का जो कोण है वह 60 अंश है, ठीक है। यह रही आपकी आपतित किरण, यह देख रहे हैं जो यह किरण आई है यह आपतित किरण है,
और समतल दर्पण। तो समतल दर्पण हमारा यह है, इन दोनों के जो बीच का यह कोण है, ठीक है, इन दोनों के जो बीच का कोण है, यह कोण हमें कितना दिया है, 60 अंश। आपसे पूछा है परावर्तन कोण का मान क्या होगा। परावर्तन कोण यानी कि यह वाला जो कोण है, इस कोण का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो आपतन कोण होता है यह परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम आपतन कोण का मान निकालेंगे। आप जानते हैं कि यह जो रेखा है यह अभिलंब है। अभिलंब का मतलब होता है ठीक 90 डिग्री, ठीक है। तो चूंकि यह 60 डिग्री और यह आपतन कोण, ठीक है, 60 डिग्री और यह आपतन कोण जो मिला करके होगा वह ठीक 90 डिग्री होगा, क्योंकि यह पूरा इतना जो होता है यह कितने होता है, 90 डिग्री होता है। तो यह 60 डिग्री हो गया और इसका हमें पता नहीं है, लेकिन यह पूरा जो होता है वह 90 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री प्लस आपतन कोण जो होगा वह 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से आपतन कोण बराबर निकालेंगे तो 60 इधर प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो 90 में से 60 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 30। तो इस आपतन कोण का जो मान आ गया वह आपतन कोण का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। अब अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री आ गया तो आप जानते हैं चूंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आपतन कोण का मान 30 आया है, उसकी जगह 30 रख दीजिए, तो परावर्तन कोण बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश। यही हमें पता करना था कि परावर्तन कोण कितना होगा, तो परावर्तन कोण बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यह इस प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते। तो दोस्तों वो हमारा आखिरी प्रश्न था, ठीक है, उसके बाद कोई भी प्रश्न नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।